सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया, उसका मीनिंग समझा और समझे कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप कि अच्छे से वो सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे, मेमोरी ट्रिक एकदम याद होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर देखने से पहले लगा दीजिए फटाफट चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 2 अटेंडेंस और मुझे बताइए कि फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कोई ड्यू गया था क्या? और अगर गया था तो सारी मेमोरी ट्रिक के साथ एक बार पॉइंट्स लिख दो, ताकि सारा पिछला कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार आपको रिवाइज हो जाए। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि आखिरकार क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना इतना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको देने वाली हूँ एक ज़बरदस्त मेमोरी ट्रिक, और मेमोरी ट्रिक आपके सामने है। OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट्स कंटेंट फॉर इंफॉर्मेशन। और अब देखो, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस में OTT प्लेटफॉर्म की भी इंपॉर्टेंस लिख दी है, दैट OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट्स कंटेंट फॉर इंफॉर्मेशन, और इसी में सारे बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट्स को छुपा दिया। तो देखो जरा, सबसे पहले O से आता है बेटा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में होती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। दूसरा थ्रेट, अब यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज है तो खतरे तो जरूर होंगे, तो यहाँ से हमें पता चलता है खतरों के बारे में। देन टी से है हमारे पास टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। अब टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि भाई यूजफुल रिसोर्सेज को लेने का एकमात्र आपके पास जो स्रोत है, यानी कि जो सोर्स है, वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट ही होता है। देन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि पी से आपको मिलेगा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब कि जब इतनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, तो कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। देन क्रिएट्स के सी से है कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि जो लगातार इतने बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इनके साथ डटकर लड़ना भी तो है। उसके बाद कंटेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन के आई से है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। और अगर चाहते हो लगातार अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जरूर पढ़ना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट से सारे पॉइंट्स लिख दो। तो चलो बच्चों, अब जरा वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझते हैं। तो बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने था, सबसे पहले उसकी हेडिंग को ही अंडरलाइन करते हैं। लंबी चौड़ी हेडिंग है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अगर इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग को समझने में तुम्हें जरा से भी अगर दिक्कत होती है, तो बस इतना समझ लो कि यहाँ पर ना एक वो बहुत पुरानी कहावत नहीं थी, मौके पे चौका मारना। तो बस मौके पर चौका मारने जैसा ही है ये पॉइंट, जो ये कहता है कि अगर अपने आसपास ध्यान रखोगे ना कि क्या हो रहा है, तो एक तो सही समय पर अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाओगे, और दूसरी तरफ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का सबसे पहले एडवांटेज भी लेकर जा पाओगे। तो बेटा, इसको समझने के लिए चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल, और तुम्हें कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बेटा, आप लोग सभी हमारे इस नटखट राजू को तो जानते ही हो, जानते हो या नहीं जानते हो? आपको पता है, जब ये क्लास 11th में पढ़ा करता था ना, तो 11th के क्लास में इसने अपना जो स्कूल था वो चेंज किया था, नए स्कूल में इसने एडमिशन लिया, यानी कि इसके लिए वो पूरा स्कूल एकदम नया था। और जब नए स्कूल में जाते हैं तो फिर नए फ्रेंड्स भी बनते हैं। तो जब इसने पहली क्लास अटेंड करी, तो इसका वहां पर एक दोस्त बना। उसी दिन, पहले ही दिन, इसका एक दोस्त बन गया, और उसके इस दोस्त का नाम था बाबूराव। ठीक है, अब यहाँ पर बाबूराव और राजू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए कुछ ही दिनों में। एडमिशन प्रोसेस चल ही रहा था 11th क्लास का, क्योंकि लगभग 1 महीने तक तो बच्चे आते ही रहते हैं जब एडमिशन स्टार्ट होता है। तो अब क्या हुआ, एक दिन एडमिशन के बाद एक लड़की वहां पर आई। इन्हीं के सेक्शन में एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान झूठी है, जिसका नाम क्या था, मुस्कान झूठी है, इसने एडमिशन ले लिया। अब जब इसने एडमिशन ले लिया, तो तुरंत राजू की नजर उस पे गई, और उसने सोचा कि अब इसके साथ बैठेगा कौन। और तो और,
जब यहाँ पर राजू ने देखा कि और भी बहुत सारे क्लास के दोस्त उसके मुस्कान के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हैं या उसके आगे पीछे वाली डेस्क फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजू ने तुरंत एक काम किया। राजू ने घर जाते ही मुस्कान का इंस्टाग्राम अकाउंट पता लगाया और तुरंत उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। और जैसे उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, मुस्कान ने भी देखा, अरे इसको तो आज ही मैंने स्कूल में देखा था, चलो कोई बात नहीं, क्लासमेट है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तुम्हें पता है उसके बाद राजू ने क्या किया? राजू ने उसी दिन मुस्कान के कान भर दिए अपने दोस्त बाबूराव के खिलाफ, क्लास के सभी लड़कों के खिलाफ, कि सुनो मुस्कान, तुम बचकर रहना, ये सभी लड़के बहुत नालायक हैं, हर लड़की को बहुत परेशान करते हैं, और खास तौर से बाबूराव से तो बिल्कुल भी बात मत करना, भले ही वो मेरा दोस्त है पर मुझे पता है उसकी सारी हरकतों के बारे में, इसलिए तुम्हें पहले ही आगाह कर रहा हूँ। और एक काम करना, कल जब तुम आओगी ना तो सेकंड रो की सेकंड डेस्क पर बैठना, क्योंकि मैं भी वहीं बैठता हूँ और मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा, अब तक क्या क्या काम हुआ, कैसा हुआ, मैं तुम्हारी सारी हेल्प कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो आपको पता है यहाँ पर राजू जी ने क्या करा है? राजू जी ने इससे पहले कि बाकी लोग अपना नंबर लगा पाते, राजू जी ने अपना नंबर लगा लिया और यहाँ मार लिया मौके पे चौका, और उन्होंने ले लिया अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आई ना बात समझ में कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है? चलो अब तुम कहोगे कि मैम थोड़ा सा कंपनी वाला एग्जाम्पल भी दे दो, तो चलो तुम्हें कंपनी वाला एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। देखो भाई, आप एक बात समझो कि मान लो कि ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास ऑटोमोबाइल के एरिया में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। कहाँ पहले से पेट्रोल कार्स हुआ करती थी, डीजल कार हुआ करती थी, फिर उसके बाद सीएनजी का ज़माना आया, आज हम लोगों के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी है, यानी कि ईवी कार्स भी है हमारे पास, और आगे आने वाले टाइम पे न जाने और कितने चेंजेस आने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी एक ऑटोमोबाइल कंपनी को पता लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कुछ यहाँ पर थोड़ी सी तिगड़मबाजी लगाएं, तो तुम्हें पता है, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको सच मत समझ लेना, कि तुम्हें पता है पानी से भी कार चलाई जा सकती है, पानी से भी कार चलाई जा सकती है। तो यहाँ उन्होंने सोचा कि यार लगातार जो हमें यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल क्राइसिस चल रही हैं, अभी ईवीज इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो लोगों के अंदर कुछ क्रेज कम होता दिख रहा है, लोग परेशान होते दिख रहे हैं, और ये जो हमारे सरकार भी कुछ नई जुगाड़ निकाल के लेकर आई है जिसकी वजह से लोगों की कार खराब हो रही है, तो ये सक्सेसफुल नहीं चलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में कुछ तो नया लेकर आना पड़ेगा, और इससे पहले कि कोई और इस चीज को लेकर आए, हमें को मार्केट में इसी तरीके का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना ही पड़ेगा, और लेनी होगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि मौके पे चौका मारना होगा। और आपको पता है कुछ ऐसी ही चीज कुछ सालों पहले किसी ने की भी थी। ऐसा कब हुआ था? मैं अगर पहले की बात आपको समझाऊं तो बेटा सुनो जरा, बहुत पुरानी बात है। आप सभी लोग मारुति उद्योग को तो जानते ही होंगे। मारुति उद्योग की एक बहुत सक्सेसफुल कार रही है मारुति 800। मुझे लगता है हम सभी के घरों में कभी ना कभी तो मारुति 800 रही ही होगी, और मुझे जहाँ तक याद है शायद मेरे घर में भी जो सबसे पहली कार आई थी वो मारुति 800 ही थी, ठीक है। अब मारुति उद्योग कंपनी ने क्या किया, उसको ये नजर आया कि हमारे यहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस तो लगातार बढ़ती रहती हैं, और हमारे इंडिया के अंदर स्मॉल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर कोई ये लग्जरीज कार या फिर बहुत बड़ी बड़ी कार्स शायद नहीं खरीदना चाहेगा, या मैं कहूँ कि अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उन्हें लगा कि क्यों ना मार्केट में एक स्मॉल कार को लॉन्च किया जाए, जो हमारे यहाँ पर स्मॉल फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उन सभी के लिए अच्छी रहेगी। तो इसी सोच विचार के साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बार बार स्टडी करने के बाद मारुति उद्योग कंपनी ने अपनी मारुति 800 के नाम से स्मॉल कार मार्केट में लॉन्च करी, और आते ही उस कंपनी ने धमाल मचा दिया पूरी मार्केट में। और इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की वजह से मारुति उद्योग कंपनी स्मॉल कार में एक लीडरशिप एस्टैब्लिश कर ली, उसने लीडर बन गई कि किसी और की कार को इतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी हमारी मारुति उद्योग कंपनी की कार को मिली थी। तो ये तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर आप सोचे तो हमारे जोमैटो ने भी किया है।
देखो जब कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के टाइम पर हम सभी लोग घर में एक तरीके से कैद हो चुके थे, राइट। हम सभी लोग डर रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए, और इवन हम लोगों को बोला भी जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को घर में रहने की ही जरूरत है, क्योंकि बाहर निकलने में खतरा था। लेकिन कुछ ऐसे जरूरी सामान थे जिसके लिए बाहर निकलना जरूरी भी था, जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सभी चीजों के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ रहा था। तो उस टाइम पर कुछ ऐसी नीड थी कि क्यों ना ये सामान भी हमारे घरों तक पहुंचाया जा सके। तो जोमैटो जो उस टाइम पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी किया करती थी, यानी कि रेस्टोरेंट से खाना हमारे घर पे सर्व किया करती थी, और क्योंकि सारे रेस्टोरेंट उस टाइम पे बंद थे, तो ऐसे में जोमैटो ने भी देखा कि यार यही है एक अपॉर्चुनिटी जो हमें फेलियर से बचा सकती है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लें टाइम से, तो हम लीडिंग मास्टर बन जाएंगे। और ये देखो, जोमैटो ने सही टाइम पर अपना वो डिसीजन लिया और उस टाइम पर एक लीडर बन गया इस पर्टिकुलर एरिया में। फिर बाद में उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने इन सभी चीजों को स्टार्ट कर दिया, और आज तो न जाने कितने सारी ऐप्स हमारे पास हैं जो इसी तरीके की सर्विसेज हम लोगों को डिलीवर कर रही हैं। एकदम समझ में आ गया कि क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए जरूरी है। पहली इंपॉर्टेंस क्या कहती है? तो बेटा चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर क्या लाइन लिखी हुई है। सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी की डिफाइन समझाई गई कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड, ये हमारे पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड है या वो चेंजेस हैं दैट हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जो किसी भी फर्म की मदद करती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वो अवसर हैं जिनको अगर आप सही समय पर पहचान लेना बेटा, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। सही समय पर अगर मैं तुम्हें मिल गई हूं इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर की, पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर तुम अपनी काजोल मैम को ढूंढ पाए हो आज यहाँ पे, तो बेटा जी आप अपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। बिकॉज early identification of opportunities helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them to the competitors। क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप सही समय पर पहचान लेते हो अपॉर्चुनिटीज को, तो इससे पहले कि आपका कंपिटिटर उसका फायदा उठा ले, आप उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर लेते हो, यानी कि आप उस चीज का फायदा उठा पाते हो। और यहाँ वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है मारुति उद्योग का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे समझाया। फॉर एग्जाम्पल, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need of small cars in an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in the India। क्योंकि वो पहली कंपनी थी जिसने ये पहचाना कि इंडिया में जो है पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमारे पास मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में स्मॉल कार की नीड मार्केट में ज़्यादा है, इसलिए वो स्मॉल कार को मार्केट में लेकर आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अब पहले सेकंड पॉइंट की हेडिंग पढ़ लेते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या बात लिखी हुई है। ठीक, सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आइडेंटिफाई द थ्रेट, पहले भी लिखा था आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब क्या लिखा हुआ है? एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, यानी कि खतरे की घंटी। अर्ली वार्निंग सिग्नल को क्या बोलेंगे बेटा? खतरे की घंटी, कि सही समय पर अगर तुमने खतरे को पहचान लिया तो तुम यहाँ पर बच सकते हो। इसको चलो एक सिंपल से एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो देखो, मान लो कि आप अपना एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आप रहते हो, आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही ये सुना कि भाई यहाँ पर एरिया में ना बहुत सारी चोरी हो रही है, एक दो घर में ना चोरी हुई है। तो आपने इस खतरे को सुना कि यार चोरी हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है? खुद को प्रिपेयर करना है। आपके लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि कहीं अगला नंबर आपका ही तो नहीं है। तो अब आप खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे भाई? आप अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ाओगे, अच्छे सिक्योरिटी लॉक लगाओगे, रात को सोने से पहले हर एक चीज़ अच्छे से चेक करोगे। कई बार लोग फैंसी चीज़ों को लगाने के लिए थोड़ी ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिसके अंदर जिसके वजह से एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आप चेक करोगे। ठीक है, तो बेटा सीसीटीवी कैमरास लगवा दोगे। तो बेटा ये सब चीज़ आप क्या कर रहे हो कि आपने खतरे का आपको एक अंदेशा हुआ और उस चीज़ के लिए अब आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। हम खतरे को टाल नहीं सकते, लेकिन हम खतरे से बचने के मेजर्स लेकर आ सकते हैं, मतलब अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हर आए दिन हमारी बहुत सारी कंपनीज भी ऐसा काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा
जैसे मैंने जस्ट अभी आपको जोमेटो का एक एग्जांपल दिया कि जोमेटो ने इस तरीके से ग्रॉसरीज में एंट्री करी, इस तरीके से उसने ऑनलाइन ग्रॉसरीज डिलीवर करने के बारे में सोचा। तो बेटा अब जब जोमेटो को ये दिखने लगा कि और भी बहुत सारे लोग स्टेप इन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं जोमेटो ने हर एक चीज में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी। कभी अच्छे से डिस्काउंट्स प्रोवाइड करके, अच्छी अच्छी डील्स प्रोवाइड करके, है ना। अब आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के भी हमारे पास आ रहा है कि फ्लिपकार्ट मिनट्स आ गया है, अमेजॉन नाउ आ गया है। अब आप देखोगे कि मिंत्रा जैसी जो ऐप है वो भी मिंत्रा नाउ, यानी कि आप वहां पर भी कपड़े तक भी आप कुछ ही घंटों में मंगवा सकते हो। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये सभी लोग देख रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। हर एक कॉम्पिटिटर आता हुआ हमारे लिए खतरा है, और खतरे को देखकर वो सभी लोग क्या करते हैं, अपने को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि इस खतरे से हम कैसे लड़ सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को इम्प्रूव करके, अपनी सर्विसेज को बेटर करके ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा थ्रेट की अगर हम बात करें अब, तो थ्रेट क्या होता है? थ्रेट रेफर्स टू दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ट्रेंड। अब मैं यहाँ पर आपको कहूंगी इसके साथ ना आप एक और वर्ड लगा दो, नेगेटिव। ठीक है, जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज के आगे लिखा था कि वहां लिखा हुआ था पॉजिटिव, आप इसके आगे लिख दो नेगेटिव, कि थ्रेट रेफर्स टू द नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड एंड द चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। हिंडर मतलब क्या होता है बेटा? हिंडर मतलब होता है छुपा देता है, खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। कि ये जो थ्रेट है ये आपके लिए एक नेगेटिव चेंज है, और ये एक ऐसा नेगेटिव चेंज है कि अगर आपने इससे सही से आप नहीं निपटे तो ये आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी परफॉर्मेंस को सुधारता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता है। जैसे कि तुम्हारे यार दोस्त इतने ज्यादा बन रहे हैं और वो इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज के टाइम पे अपना सारा टाइम उन यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, कहीं रील्स बना रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, और बिना मतलब में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो बेटा उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, नहीं तो ये आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यारी दोस्ती खराब होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। फ्रेंड्स बनाने चाहिए, फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझनी चाहिए कि वो कौन सा दोस्त है जो सच में दोस्ती निभा रहा है, और वो कौन सा दोस्त है जो आपकी उसी दोस्ती का फायदा उठा रहा है। ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखो जरा। So beside opportunities, environments happen to be the source of many threat. उन्होंने कहा opportunities के साथ साथ environment में बहुत सारे threats भी होते हैं। Environmental awareness can help the managers to identify the various threat on time. और अगर आप अवेयर हो, अगर आप चौकन्ने रह रहे हो, तो आप सही समय पर आप इन थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करोगे और ये आपके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल का काम करेंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे समझाया जाता है कि मान लो एक इंडियन फर्म ने ये देखा कि एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर कर रही है कुछ नए सब्स्टिट्यूट्स के साथ, यानी कि जो सामान आप बेच रहे हो उसी के सब्स्टिट्यूट में एक एमएनसी एंटर कर रही है। आपने देखा कि ये तो भाई खतरा आ रहा है, अब आपके लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल है। अब जैसे आपको इस खतरे का पता चला, आपने खुद की तैयारी करनी शुरू करी, और आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव किया, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया, आपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी ताकि कस्टमर देखे ही ना उस नए प्रोडक्ट की तरफ और आप ही के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता रह जाए। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो तो फिर अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? तो अब तीसरे पॉइंट की हेडिंग पहले दो पॉइंट से तो बिल्कुल छोटी सी है, जिसका मतलब क्या है, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग मतलब कह सकते हो, टैप मतलब होता है लेना, कि आपको यहां से बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। देखो जरा, लिखा है एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस। उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट ना बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए एक सोर्स है। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई देखो, आपको एक एनवायरमेंट में काम करना है, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। भाई देखो, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको मशीन्स भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको बिजनेस से ही मिलेंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मिलेंगी। यानी कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वहीं से आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। प्लस बाद में
जब आप अपना सामान बना लोगे, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कहाँ जाओगे, उसके लिए आपको वो आउटलेट कहाँ मिलेगा, वो प्लेस कहाँ मिलेगा आपको, वो भी आपको इसी इन्वायरमेंट में मिल रहा है। तो बेटा बिजनेस इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत सारे यूजफुल रिसोर्स लेकर आता है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, अ बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं, जिसको हम आज के डेट में इनपुट कहते हैं। फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर, वाटर, लेबर एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियर्स, गवर्नमेंट एंड द सप्लायर्स, मतलब आपको पैसे देने वाले लोग भी यहाँ मिलेंगे, सामान देने वाले लोग भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट जो आपको परमिशन देगी काम करने की वो भी तो यहीं पर ही है। सो दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ऑन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइज। अब ये सब लोग जो तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो बदले में इनको भी तो कुछ चाहिए ना तुम लोगों से। So the business enterprise supplies the environment with its output such as goods and service for the customer, payment of taxes to the government, return on the financial investment to the investors and so on। और बदले में तुम क्या करते हो, तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का सामान देते हो, सप्लायर को टाइम से उसकी पेमेंट दे देते हो, एक फाइनेंसर जो तुम्हें यहाँ पर पैसा इस्तेमाल करने के लिए देता है उसको अच्छा रिटर्न दे देते हो, ठीक है। सो बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और द रिसोर्स एज एन आउटलेट फॉर द आउटपुट। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कि क्योंकि एक एंटरप्राइज डिपेंड करता है अपने एनवायरमेंट पे, क्योंकि उसे इनपुट चाहिए, एट द सेम टाइम वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट पे क्योंकि ये उसके लिए एक आउटलेट है, एक प्लेस है जहां पर जाकर वो अपने आउटपुट को बेच सकता है। So it only makes sense that the enterprise design the policies that allow it to get the resources that it needs so that it can convert these resources into the output that the environment desires। तो यहाँ पर एंटरप्राइज को कुछ ऐसी पॉलिसीज डिजाइन करनी पड़ेंगी जिसकी मदद से जो पहली बात तो उसको इनपुट चाहिए उसको वो मिल जाए, फिर उस इनपुट्स को कन्वर्ट कर दे वो आउटपुट की फॉर्म में और उन्हीं बिजनेस एनवायरनमेंट में अपने उस आउटपुट को वो बेच कर आ जाए। एंड दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरनमेंट हैज टू ऑफर। और ये आप तभी पता लगा पाओगे जब आपको एनवायरनमेंट की जानकारी होगी कि एनवायरनमेंट आपको क्या दे रहा है और फिर बदले में आप उसको क्या दे पाओगे। जब तक इस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप अपना बिजनेस ढंग से नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में यही कहता है कि आपको इनपुट यहाँ से मिलेंगे, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर भेजना है। तो पता होना चाहिए ना कि भाई इस एनवायरनमेंट को चाहिए क्या, इसके पास क्या है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं, और बाद में उस इनपुट्स को इस्तेमाल करके मैं इनको क्या ऑफर कर सकता हूँ और ये क्या मांग रहे हैं मैं वही बनाऊं ताकि मैं उसको बेच पाऊं। तो इस चीज के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बेटा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज पॉइंट नंबर 4। अब उसके लाइन को पहले यानी कि उसकी हेडिंग को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। ये जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं, लगातार ये जो बदलाव आ रहा है, आपको इससे कदम से कदम मिलाकर चलना है, आपको इससे डरना नहीं है, आपको इससे लड़ना भी नहीं है। मैं तो कहूँगी आपको सिर्फ क्या करना है, भाई तू बदलता रहे, हम भी तेरे साथ बदलते रहेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। देख हम ना तो तेरे से बहुत आगे जाने की कोशिश करें लेकिन हम पीछे भी नहीं रहने वाले, तू बदल, हम तेरे कदम से कदम यहाँ पर मिलाते रहेंगे। सो इट इज कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, ठीक है। अब मतलब क्या है देखो, तो इस पॉइंट के अंदर बेसिकली हमें यही समझना है कि किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी मदद करेगा कि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं हम उसके साथ कॉप अप करेंगे, यानी कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। क्योंकि अगर ये काम हमने नहीं किया सो फिर वही वाली बात कि भीड़ में पीछे रह जाओगे, ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे कि आ जाओ मुझे देख लो, बट आपको कोई नहीं देखने वाला। क्यों? क्योंकि आपने बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, आप उस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को नहीं बदल रहे थे। चलो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि मान लो कोई एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है। एक मोबाइल कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है, जैसे कि हमारे बचपन में आया करते थे ये कीपैड वाले फ़ोन्स, ठीक है। अब आपको ही पता है ना कि मोबाइल इंडस्ट्री में ना जाने कितने सारे चेंजेस आए हैं। ये एक ज़माना था जब कीपैड वाले फ़ोन आया करते थे, उसके बाद हमारे पास एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड के अंदर टच स्क्रीन फ़ोन आए, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के फ़ोन, फुल्ली टच, हाफ टच, मतलब बहुत सारे फीचर्स के साथ हमारे सामने मोबाइल फ़ोन आया।
बट अगर ये कंपनी ये कहे कि चाहे मोबाइल इंडस्ट्री में कितने भी चेंजेस आ रहे हो, मैं अपने मोबाइल में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, इस कंपनी के ऑनर ने डिसाइड कर दिया कि भाई मेरे को नहीं चेंज करना अपने मोबाइल में कुछ भी, ना तो मुझे इसका डिजाइन चेंज करना है, ना मुझे इसका प्राइस चेंज करना है, ना मुझे इसके कोई भी फीचर्स चेंज करने हैं, मैं तो यही सालों साल इसी मोबाइल को बेचूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि ये मोबाइल का ऑनर अपने इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक टिका पाएगा? अगर मान लो जब नए नए मोबाइल फोन आए थे तो ऐसे ही मोबाइल खरीदने वाले 10,000 कस्टमर्स थे, 10,000 कस्टमर इस तरीके के मोबाइल्स खरीदते थे। लेकिन इतने ज्यादा चेंजेस आ जाने के बाद, इतने ज्यादा मार्केट कंडीशन चेंज हो जाने के बाद, आज इसके पास कितने कस्टमर बचेंगे? शायद 1,000 कस्टमर। बाकी के 9,000 कस्टमर तो शिफ्ट हो गए ना, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को बदल लिया, उन्होंने तो अपनी डिमांड चेंज कर ली। तो क्या वो मोबाइल फोन कंपनी इन 1,000 कस्टमर के साथ सरवाइव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ खुद को बदला नहीं। तो बेटा ये वाला पॉइंट यही समझा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंज आते हैं। अगर लगातार आप उन चेंजेस पर नजर रखेंगे और उसके साथ अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आएंगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे। सो today's business environment is getting increasingly dynamic। आपको पता है ना डायनामिक का मतलब क्या होता है अब, है ना? फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो लगातार आपका डायनामिक है, वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ वेरी फास्ट पेस। जहां पर जो चेंजेस हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, डिवीजन एंड सब डिवीजन, fragmentation of markets, more demanding customers, rapid changes in technology, and intense global competition are just a few of the images used to describe the today's business environment। उन्होंने कहा लगातार मार्केट की कंडीशन का बदलना, ब्रांड लॉयल्टीज का यहाँ पर शिफ्ट होना, आपकी मार्केट्स लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है और ग्लोबल कंपटीशन का आना, ये तो सिर्फ कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज के बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफाइन करने के लिए बताए जा रहे हैं। So in order to effectively cope up with these significant changes, managers must understand and examine the environment to develop the suitable course of action। तो अगर इसी सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ आप अपने आप को कॉप अप करना चाहते हो, आप अपने आप को उसके साथ लेकर जाना चाहते हो, तो हर एक मैनेजर को यहाँ पर समझना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए एनवायरनमेंट को, ताकि वो अपने आगे का एक मास्टर प्लान जो है वो यहाँ पर बना सके। ठीक है, तो समझ आ गई यहाँ तक बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा फिफ्थ पॉइंट पर। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप प्लानिंग कर पाते हो, पॉलिसी बना पाते हो। आप कहेंगे मैम ये क्या होता है? बेटा देखो सिंपल सी एक बात समझो अभी फिलहाल, कि प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना। आप खुद बताओ, जब आप कहते हो ना कि हम मूवी देखना प्लान कर रहे हैं, हम पढ़ाई करना प्लान कर रहे हैं, अरे ये कौन प्लान करता है? ठीक है, आप कहते हो ना हमेशा प्लानिंग, अरे हम लोगों को एक वेडिंग अटेंड करने जाना है तो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो हमेशा प्लानिंग आप फ्यूचर की ही तो कर रहे हो, बट उस फ्यूचर की प्लानिंग को करने के लिए आज आपके सामने कुछ है, तभी तो आपके सामने एक इवेंट आया कि आपके कजन की मैरिज है, तो अब आपको पता चला कजन की मैरिज है, तो उसके लिए अब आपको कुछ तैयारी करनी है, तो आपने अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर दी ना। यानी कि आपके सामने कुछ सिचुएशन दिखी तो आपने प्लान करना शुरू किया। ठीक है, अब पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है उसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, कौन से डिसीजन लेने हैं। यानी कि उसी प्लानिंग के अंदर जब आप वर्क करना शुरू कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, बेसिकली वो आपकी पॉलिसी होती है। ठीक है, तो प्लानिंग को अभी सिर्फ इतना समझो कि ये थिंकिंग है, सोचना, एडवांस के बारे में, मतलब एडवांस में सोचना कि आगे मुझे क्या करना है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कुछ डिसीजन लेना उसी प्लानिंग के बेसिस पर। ठीक, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में आगे के लिए भी सोच सकते हो, और आपको कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए आप उस चीज के बारे में भी यहाँ पे सोच सकते हो। हमने कहा ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम इन सब चीजों के बारे में? तो सिंपल सी बात, मारुति उद्योग कंपनी ने जब ये सोचा कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, स्मॉल मिडिल क्लास पॉपुलेशन, स्मॉल मिडिल क्लास मतलब कि
छोटी फैमिलीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये छोटी फैमिलीज के भी जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लार्ज है ऐसी मिडिल क्लास फैमिलीज भी। तो यहाँ पर उनको ये एक सिचुएशन देखिए जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक डिसीजन ले लिया कि भाई लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, स्मॉल कार की नीड है, तो स्मॉल कार लेकर आएंगे, प्लानिंग कर ली। दूसरी तरफ एक जोमैटो को ये दिख रहा है कि यार मैं जो काम कर रहा हूं ऐसा करने के लिए बहुत सारे लोग अब एंटर कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन लगातार बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, खुद की तैयारी करेगा, बहुत सारे डिसीजन लेगा कि मैं ऐसा क्या अलग करूं जिससे मैं इस कंपटीशन से लड़ पाऊं, तो उसे कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ उसे बनानी पड़ेगी कुछ पॉलिसीज। ठीक है, अब ये आप कैसे बना पा रहे हो, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको थ्रेट भी बता रहा है, वो आपको खतरे का भी अंदेशा दे रहा है, वो आपको अवसर भी प्रदान कर रहा है। अब आपको उन अपॉर्चुनिटीज और उन थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग भी करनी है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और कुछ डिसीजन भी लेने हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी करना है। ठीक है, तो चलो देखो जरा, since environment is a source of both the opportunities and threat, क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, थ्रेट भी देता है, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, तो अगर आप इसको ध्यान से समझते हो, एनालाइज करते हो, इट कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे वो बात आ गई कि इससे आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड कर सकते हो, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। एंड ट्रेनिंग द गाइडलाइंस, उसी के हिसाब से अपने कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाओगे ताकि आप डिसीजन ले पाओ, तो इसे बोलते हैं हम लोग पॉलिसी। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ नए प्लेयर मार्केट में आते हैं, हम नए प्लेयर सुन के अपने क्रिकेट प्लेयर्स को याद मत कर लेना, नए प्लेयर्स का मतलब है यहाँ पे कॉम्पिटिशन, तो नए कॉम्पिटिटर्स बेसिकली मार्केट में आ रहे हैं, विच मीन्स मोर कॉम्पिटिशन। भाई नए प्लेयर का आने का मतलब क्या है, नया कॉम्पिटिशन आ रहा है। may make an enterprise to think afresh about how to deal with the situation, तो नए लोगों को मार्केट में आता हुआ देखकर कहीं हद तक अब वो जो एंटरप्राइज है, वो जो बिजनेस यूनिट है, उसे ये सोच लेना चाहिए एक नए सिरे से, एक नए तरीके से कि इस सिचुएशन के साथ अब कैसे डील किया जाएगा। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आ गई। ओके, अब बेटा बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा आखिरी पॉइंट ही है। अब वो आखिरी पॉइंट क्या है, it helps in improving the performance, it helps in improving the performance, ये आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। अब देखो सिंपल सी बात, आप आज क्लास 12th में हो, ठीक है, अभी आप अपने क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके मन में एक ये चीज रहती है कि व्हाट अबाउट आफ्टर 12th। आज तो ठीक है, हमारे सामने पूरा एक करिकुलम है, हमें ये पता है क्या करना है, एक सिलेबस है, बोर्ड का पैटर्न है हमारे सामने, टीचर्स सारे अवेलेबल हैं फिलहाल जो आपको सारे बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, तो मतलब अभी की तो पिक्चर एकदम आपको क्लियर दिख रही है। लेकिन अभी जो आपका कंफ्यूजन है वो उस चीज के लिए जो अब तक आपको मिली नहीं है, प्लस मार्केट में इतना कुछ चल रहा है, आपके आसपास इतना कुछ चल रहा है जो कहीं ना कहीं आपको एक खतरे का अंदेशा भी दे रहा है, आपको कंफ्यूज भी कर रहा है कि यार मैं क्या करूं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, टाइम टू टाइम अवेयर रह रहे हो सिचुएशन के साथ, और हर चीज को देखते हुए आप अपने डिसीजन ले रहे हो, राइट। अब जैसे कोई बच्चा किसी भी एक कोर्स को जब ऑप्ट करना चाहता है, मान लो आप में से बहुत सारे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे LLB करना चाहते हैं, कोई BBA करना चाहता है, कोई BCom ऑनर्स करना चाहता है, कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, या किसी का कोई और भी हो सकता है एक सपना। और अपना ये सपना अगर अपनी मैम के साथ शेयर करना चाहोगे तो कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आफ्टर 12th आप क्या क्या करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, आप ना टाइम टू टाइम उस कोर्स को बहुत ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते होगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपकी परफॉर्मेंस उस कोर्स में अच्छी रहे, आप हमेशा उसका फ्यूचर स्कोप जो है उसको जानने की कोशिश करते हो। क्यों कर रहे हो आप, क्यों जानना चाह रहे हो? ताकि आगे जाके आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे ना। बट एक वो बच्चा बेफिक्र है, उसे कुछ खबर ही नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मस्त बैठा है, ना तो 12th पढ़ रहा है, ना उसे आगे की कोई चिंता है, मस्त बैठा है, तो बस वो तो गो विद द फ्लो वाली पोजीशन में है कि ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा। तो इसी तरीके से एक बिजनेस को भी ये समझाया जाता है कि भाई देखो बिजनेस, अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ यही है कि ठीक है जो अभी हो रहा है बस वो अच्छे से हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो तुम मस्त आराम करो, जैसे तुम्हारा बिजनेस चल रहा है उसको चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हो। लेकिन अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है लॉन्ग टर्म सक्सेस,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आज जो बिजनेस तुमने सेटअप किया है वो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक तुम मार्केट में टिकना चाहते हो, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा और खुद में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। और ये तुम्हें तभी पता चल पाएगा जब तुम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करोगे, जब तुम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे और टाइम टू टाइम उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर चेंजेस इंप्लीमेंट करोगे, तो तभी तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव कर पाएगी और तुम लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे। तो सिंपल सी बात बोली लास्ट वाले पॉइंट में, that many studies reveals that, बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment, कि बहुत सारे बिजनेसेस का जो फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सो द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर देयर इन्वायरमेंट, एक ऐसा बिजनेस जो लगातार अपने बिजनेस एनवायरमेंट को मॉनिटर करता है एंड अडॉप्ट द सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और सुटेबली अच्छी प्रैक्टिसेस, सही प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है, are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period। तो वो अपनी आज की परफॉर्मेंस नहीं, वो अपने फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर रहे हैं, वो फ्यूचर में भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सक्सीड होने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि तुम आज अपने 12th क्लास की तैयारी भी कर रहे हो और हो सकता है कुछ बच्चे CUET की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो बेटा वो अपने आज को ही नहीं सुधार रहे हैं, वो अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप लोग ये काम कर रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो यार कि आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां पर आपने एक बात समझी होगी दैट OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट्स कंटेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, जहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वहां मिलती हैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, साथ ही साथ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मिलवाता है बहुत सारे खतरों से, प्लस आप बहुत सारे रिसोर्सेज यहां से ले पाते हो और इन सभी के बेसिस पर आपको आगे की प्लानिंग करनी होती है और बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी होती हैं। साथ में इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं आपको उसको कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और इन्हीं चेंजेस के साथ इसी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो बच्चों आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना, एक आध केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आखिरी कुछ टॉपिक्स के साथ और कंप्लीट करेंगे अपने इस चैप्टर को। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।